देखिए अपन विभिन्न गैसीय माध्यमों में ध्वनि की चाल अपन पढ़ चुके थे। अपन ने यहाँ देख लिया था कि पहला तो ध्वनि की चाल को प्रभावित करने कारकों में दाब, प्रभावित करने वाले कारकों में पहला तो अपन ने देखा था दाब, फिर अपन ने देखा उसके अंदर ताप परिवर्तन का क्या प्रभाव है, आर्द्रता का प्रभाव देखा, भिन्न भिन्न गैसीय माध्यमों में देखा और इन पर आधारित आंकिक प्रश्न भी हल कर लिए। पांचवा अपन देख रहे हैं कि माध्यम का क्या प्रभाव, यानी कि माध्यम के बहने का प्रभाव क्या है। तो नंबर 5 जो अपन पढ़ रहे हैं, पांचवा, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारकों पर, तो वह है ध्वनि की चाल पर माध्यम के बहने का प्रभाव, या यूं भी कह सकते हैं आप माध्यम, या इस यहाँ माध्यम से अपना तात्पर्य है वायु के बहने का ध्वनि की चाल पर प्रभाव। माध्यम के बहने का ध्वनि की चाल पर प्रभाव। देखो इस टॉपिक को अगर अपन देखें तो बहुत सिंपल भी है और बहुत अच्छा भी है। सिंपल इसलिए लगता है कि जिस दिशा में अगर ध्वनि का संचरण हो रहा है उसी दिशा में अगर वायु बह रही है, तो ये अपन कॉमन सी बात है कि उस दिशा में ध्वनि की चाल में वृद्धि होगी। अगर उसकी विपरीत दिशा में हो तो ध्वनि की चाल में क्या होगी, कमी होगी। परंतु इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर किसी एंगल पर हो, अगर ध्वनि इस दिशा में संचरित हो रही है और ध्वनि की चाल इस दिशा में हो, 30 डिग्री का कोण हो, 45 डिग्री का कोण हो, तो ऐसी स्थिति में ध्वनि की चाल क्या होगी। इसके लिए अपन को एक डायरेक्ट केवल एक ही फॉर्मूला अपन याद रखेंगे और उस फॉर्मूले के बेसिस पर ही अपन क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। तो देखो मैं इस पॉइंट को पहले लिख देता हूं कि यदि, तो देखो अगर मैं मान लेता हूं कि ध्वनि की चाल तो v है किसी शांत वातावरण में, ये कह सकते हैं शांत वायु के अंदर, अगर वायु की चाल ओमेगा हो, वायु की चाल को किससे ले लें अपन, ओमेगा से व्यक्त करें, तो मैं कह दूं कि यदि वायु ओमेगा वेग से, यदि वायु ओमेगा वेग से ध्वनि संचरण की दिशा से, ओमेगा वेग से ध्वनि संचरण की दिशा से थीटा कोण पर गतिमान हो, थीटा कोण पर गतिमान हो, तब देखिए यदि वायु ओमेगा वेग से ध्वनि संचरण की दिशा से थीटा कोण पर क्या हो, गतिमान हो, यानी ऐसे समझें ये कोई ध्वनि का स्रोत है S, इससे ध्वनि की तरंग इस दिशा के अंदर क्या हो रही है, संचरित हो रही है। यानी कि ध्वनि की जो चाल है मैंने मान ली v है, वो इस दिशा के अंदर ध्वनि क्या हो रही है, संचरित हो रही है v चाल से। v चाल से इस दिशा में ध्वनि क्या हो रही है, संचरित हो रही है, जिसको कि ये कोई व्यक्ति इसको सुनेगा। अब देखें अगर ध्वनि की संचरण की दिशा से किसी थीटा कोण पर वायु इस डायरेक्शन में बहने लग जाती है, यानी कि उसकी जो चाल है वायु की वो है ओमेगा, ओमेगा चाल से इस दिशा के अंदर वायु बहने लगे, और यहाँ ये जो इनके बीच का जो एंगल है ये एंगल क्या है, थीटा है, थीटा कोण से। तो ध्यान रहे ये जो एंगल थीटा है ओमेगा के साथ, अब जब भी कोई सदिश राशि किसी कोण थीटा पर होती है तो इसके अपन दो घटक बना सकते हैं। एक तो थीटा के साथ वाला जो घटक होता है वो तो होगा कोस थीटा, यानी कि इस ओमेगा का यहाँ इस थीटा के साथ वाला ये घटक है ये तो होगा ओमेगा कोस थीटा, और एक इसके लंबवत घटक होगा, वो घटक होगा ओमेगा साइन थीटा। ध्यान रखें इसका मतलब अब मैं अगर इसकी दिशा की बात कर रहा हूं तो देखो यदि वायु ओमेगा वेग से ध्वनि संचरण की दिशा से थीटा कोण पर गतिमान हो तब, यानी कि वायु का भी वेग दे रखा हो तब,
तब ध्वनि का परिणामी वेग, तब ध्वनि का परिणामी वेग या परिणामी चाल भी कह दो आप इसे, तब ध्वनि का परिणामी वेग अगर मैंने मान लिया कि वो v डैश है तो v डैश इज इक्वल टू होगा v प्लस ओमेगा कोस थीटा। केवल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो ध्वनि का परिणामी वेग क्या होगा, v डैश इज इक्वल टू v प्लस, चलो v को अपन यहाँ स्मॉल लिया है तो यहाँ इसको भी स्मॉल ले देंगे, तो ध्वनि का परिणामी वेग v डैश इज इक्वल टू v प्लस ओमेगा कोस थीटा होगा। अब इस फॉर्मूले को ही आपको याद रखना है। अब इसी पर आधारित अपन जो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे, साथ के साथ ही इस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी इसी में अपन साथ साथ क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अब इसमें देखो मेरे पास तीन स्थितियां बन सकती हैं। कौन कौन सी तीन स्थितियां बन सकती हैं? पहली स्थिति जब वायु ध्वनि की संचरण की दिशा में बह रही हो, दूसरी स्थिति जब उसकी विपरीत दिशा में बह रही हो, तीसरी जब उसके लंबवत बह रही हो, क्योंकि ये तो किसी कोण थीटा के लिए है ही है। तो अब देखिए इसमें केस की बात करूं, नंबर ए, पहला केस, यदि वायु का प्रवाह ध्वनि संचरण की दिशा में हो तो, इससे अपने आप कॉन्सेप्ट आ जाएंगे अपने पास निकल के। यदि वायु का प्रवाह ध्वनि संचरण की दिशा में हो तो, यदि वायु का प्रवाह, पहला केस नंबर एक क्या देख रहा हूं, यदि वायु का प्रवाह ध्वनि संचरण की दिशा में हो तो ऐसी स्थिति के अंदर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि उसी दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो देखो मैं हूं तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जिससे ध्वनि तरंग का परिणामी वेग ध्वनि तरंग का परिणामी वेग, यदि वायु का प्रवाह ध्वनि संचरण की दिशा में हो तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जिससे ध्वनि तरंग का परिणामी वेग, देखिएगा v डैश इज इक्वल टू, v को v रहने दीजिए, ओमेगा को ओमेगा, कोस थीटा की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि कोस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, इसलिए v डैश इज इक्वल टू v प्लस ओमेगा, यानी कि ध्वनि की जो परिणामी चाल होगी वो होगी v प्लस ओमेगा, यानी कि दोनों जुड़ जाएंगे, यानी ये कह सकते हैं ध्वनि का वेग क्या होगा, बढ़ेगा। इस स्थिति में ध्वनि का वेग बढ़ेगा। ये पहला केस अपन ने क्लियर कर लिया है। अब अपन बात करते हैं नंबर बी की। नंबर बी, यदि वायु का प्रवाह ध्वनि संचरण की दिशा के क्या हो, विपरीत हो, यानी थीटा कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो या पाई हो। तो देखो नंबर बी में कह सकता हूं, यदि वायु का प्रवाह ध्वनि संचरण की दिशा के, ध्वनि संचरण की दिशा के, यदि वायु का प्रवाह ध्वनि संचरण की दिशा के ठीक विपरीत हो, दिशा के ठीक विपरीत हो, यदि वायु का प्रवाह ध्वनि संचरण की दिशा के ठीक विपरीत हो तो ऐसी स्थिति में थीटा इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री, जिससे
जिससे ध्वनि तरंग का परिणामी वेग, अगर अपन देखें जिससे ध्वनि तरंग का परिणामी वेग, तो देखिए क्या होगा, v डैश इज इक्वल टू v प्लस ओमेगा कोस 180। चूंकि कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, -1, इसलिए v डैश इज इक्वल टू v प्लस ओमेगा कोस 180 का मान -1 लेंगे, यानी कि v डैश इज इक्वल टू v माइनस ओमेगा, अर्थात ध्वनि की चाल पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो कह सकते हैं ध्वनि का वेग अब क्या हो जाएगा, घटेगा। ध्वनि का वेग घटेगा। तो दो केस अपन ने देख लिए हैं। अगर हवा या वायु ध्वनि के संचरण की दिशा में प्रवाहित हो रही है तो ध्वनि का वेग क्या होगा, रिजल्टेंट v प्लस ओमेगा होगा, और विपरीत दिशा में है तो v माइनस ओमेगा होगा। अगर कह दिया जाए कि ये 320 मीटर पर सेकंड है और ये 10 मीटर पर सेकंड भी है तो ये क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 330 हो जाएगी। और अगर ये 320 मीटर पर सेकंड है और अगर ये 10 मीटर पर सेकंड और है तो ये क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, यानी कि ध्वनि का वेग पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब अपन तीसरा केस देखो आप। तीसरा केस, अगर मान लिया कि ध्वनि इस दिशा में संचरित हो रही है और हवा इस दिशा में बहने लग जाए, यानी उसके परपेंडिकुलर हो, उसके लंबवत स्थिति में हो, तो आप जानते हो कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। कोस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये 0 होती है, पूरा स्टेप 0 हो जाएगा, यानी v डैश बराबर v। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि उसमें क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकंड है, अगर वायु उसके लंबवत 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से प्रवाहित हो रही है या बह रही है, तो बताइए ध्वनि की चाल क्या होगी, वही 320 ही रहेगी, यानी कि वायु के बहने का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री क्या होगा, 0 होगा। चलो इस कॉन्सेप्ट को भी लिख लें, और क्वेश्चन जो सबसे अच्छा बन रहा है वो इसी जगह से बन रहा है। तो अपन उस पॉइंट को और नोट करते हैं। एक बार आप इसे यहाँ तक के नोट कीजिएगा, फिर अपन अगले पॉइंट की बात करते हैं, नंबर सी की। बी पॉइंट तक अपन ने इसे जान लिया है। सी पॉइंट के बाद फिर अपन इस पर आधारित जो आंकिक प्रश्न है उसे एक क्वेश्चन को हल करके देखेंगे। तो देखो भाई, नंबर ए और नंबर बी अपन सोल्व कर चुके हैं। नंबर सी केस एंड लास्ट केस अपन इसे कह दें, यदि वायु का प्रवाह ध्वनि के संचरण की दिशा के कैसा हो, लंबवत हो। यदि वायु का प्रवाह ध्वनि संचरण की दिशा के, यदि वायु का प्रवाह ध्वनि संचरण की दिशा के लंबवत हो, अर्थात थीटा इज इक्वल टू क्या हो, 90 डिग्री हो। तो ध्वनि का परिणामी वेग हो, तो ध्वनि का परिणामी वेग v डैश इज इक्वल टू क्या लेंगे, v प्लस ओमेगा कोस 90 डिग्री।
चूंकि cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, इसलिए v डैश इज इक्वल टू v। यानी क्या रिजल्ट आया कि जो ध्वनि का वेग जो था वही वेग रहेगा, वायु के प्रवाह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ध्वनि का वेग अपरिवर्तित, यूं कह सकते हैं। ध्वनि का वेग अपरिवर्तित रहेगा। तो ध्यान रहे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया अपने पास। यानी कि पहले केस में तो ध्वनि का वेग बढ़ रहा था, दूसरे में घट रहा था, और तीसरे में कैसा है, अपरिवर्तित रहेगा। अब देखिएगा, अपन ने 3 केस देखे। एक केस में तो क्या देखा कि थीटा 0 डिग्री है, एक केस में 180 डिग्री है, यानी विपरीत दिशा आ गई, एक में 90 डिग्री आ गई। अब अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं जब कोण न्यून कोण हो, 0 से 90 के बीच के रूप में अगर कोण का मान दिया हुआ हो तो उस क्वेश्चन को अपन कैसे सोल्व करेंगे वो देखिएगा। एक बार आप इस केस को नोट कीजिए, फिर अपन उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं जो कि इस पर आधारित है। एक आंकिक प्रश्न अपन हल करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका और भी अच्छा क्लियर हो सके। देखिएगा, अब जो अपन इस पर बेस जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, और इस कॉन्सेप्ट को जो कि अपन ने पढ़ा है उसको अच्छे से क्लियर करता है। क्वेश्चन में यूं कह रहे हैं कि शांत वातावरण में किसी गैसीय माध्यम में किसी गैसीय माध्यम में, शांत वातावरण में किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल शांत वातावरण में किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल 350 मीटर प्रति सेकंड है। ,350 मीटर प्रति सेकंड है। यदि ध्वनि से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए शांत वातावरण में किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल 350 मीटर प्रति सेकंड है, यदि ध्वनि संचरण से, यूं कहते हैं अपन, यदि ध्वनि संचरण से यानी कि ध्वनि जिस दिशा में चल रही है, यदि ध्वनि संचरण से 60 डिग्री का कोण, यदि ध्वनि संचरण से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए अचानक वायु बहने लगे, कोण बनाते हुए अचानक वायु बहने लगे, तो अब ध्वनि की दिशा में बहने लगे, तो अब ध्वनि की दिशा में बहने लगे, तो अब ध्वनि की दिशा में प्रभावी ध्वनि चाल क्या होगी, की दिशा में प्रभावी ध्वनि चाल क्या होगी। तो अब ध्वनि की दिशा में प्रभावी ध्वनि चाल क्या होगी, जबकि वायु की चाल 40 मीटर पर सेकंड है, जबकि वायु की चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। शांत वातावरण में किसी गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल 350 मीटर पर सेकंड है। v दिया हुआ है 350 मीटर पर सेकंड है, ये आपको दे दिया है 350 मीटर प्रति सेकंड है। यदि ध्वनि संचरण से 60 डिग्री का कोण बनाते हुए, थीटा बराबर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए अचानक वायु बहने लगे तो अब ध्वनि की दिशा में प्रभावी ध्वनि चाल क्या होगी, यानी कि v डैश ज्ञात करनी है। जबकि वायु की चाल जिसे कि अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दी है 40 मीटर पर सेकेंड। देखिएगा सारी वैल्यूज आपके पास है, फॉर्मूला भी आपके पास है, सीधा आपको इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करनी है। क्या है फॉर्मूला, v डैश इज इक्वल टू v प्लस ओमेगा कॉस थीटा। ये लो, तो देखिए v की वैल्यू कितनी है मेरे पास 350, ओमेगा की वैल्यू कितनी है मेरे पास 40, कॉस थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। चूंकि कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, भाई हाफ होता है कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए v डैश इज इक्वल टू 350 प्लस 40 इंटू 1/2, यानी कि v डैश इज इक्वल टू 350 प्लस 20, 350 प्लस 20 यानी कि 370 मीटर प्रति सेकेंड। ध्वनि की चाल में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर ये कहते हैं कि उसी दिशा में है तो थीटा का मान क्या होता है 0 डिग्री। ये तो इस क्वेश्चन में पूछा है, अगर उसी दिशा में होते यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री होता तो देखो क्वेश्चन तो अपना यही सोल्व हो गया, अभी 370 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर। तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं इस क्वेश्चन का कि अगर थीटा बराबर 0 डिग्री होता यानी कि ध्वनि की जो चाल है उसी दिशा में अगर वायु बह रही होती तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या होता, v डैश इज इक्वल टू v प्लस ओमेगा। यही तो फॉर्मूला बनता, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो v की वैल्यू तो कितनी है 350 प्लस, और ये वैल्यू कितनी है आपके पास ओमेगा की 40, यानी कि अब आंसर आता 390 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये विपरीत दिशा में होते यानी थीटा बराबर 180 डिग्री तो तब देखो v डैश इज इक्वल टू होता v माइनस ओमेगा, यानी कि 350 माइनस 40 ये रह जाता 310 मीटर पर सेकेंड। और अगर ये कहते हैं कि लंबवत है, जो तीसरा केस जो अपने पढ़ा था, ये अगर लंबवत स्थिति में होती यानी थीटा बराबर 90 डिग्री होता तो तब देखिएगा v डैश इज इक्वल टू क्या होता v, यानी कि 350 मीटर पर सेकेंड ही होता। ये लो अपन ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। इसके ये अलग से अगर 3 केस भी अपन को जानने होते तो अपन इन 3 केस को भी अपन इसके अंदर जान लेते। तो यहाँ अपन ने ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले 5 कारक अपन ने समझ लिए और उनके आंकिक प्रश्न भी अपन ने सोल्व कर लिए। पहला दाब का प्रभाव, दूसरा ताप का प्रभाव, तीसरा आर्द्रता का प्रभाव, चौथा भिन्न भिन्न गैसीय माध्यम का प्रभाव, और 5वां जो अपन ने जाना है वो है वायु के बहने का ध्वनि की चाल पर प्रभाव। अब एक प्रभाव और अपन जानेंगे,